बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवाएं चल रही है। मेरे से तो एक कदम भी और नहीं चला जा रहा। शीतल, हम लोग वापस चलते हैं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अगर हम वापस चले जाएंगे तो पानी कैसे पिएंगे? पानी लेने के लिए तो हमें इस बर्फीली पहाड़ी से नीचे उतरना होगा ना। बहुत ठंड है, अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। शीतल, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। कहाँ हो तुम शीतल? हे भगवान, कनिका आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो कनिका। ये क्या हो गया तुम्हें? अब मैं क्या करूं? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर क्यों आए? कनिका उठो, कनिका आंखें खोलो अपनी। शीतल कनिका को पकड़कर रोने लगती है। शीतल को काफी हिलाने पर भी कनिका नहीं उठती। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी इन लोगों की जो ये इस बड़ी सी ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ पर आए थे और आकर इस तरह पछता रहे थे। आइए इसकी कहानी को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान हो चुकी हूँ। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन जरा भी ठंड नहीं आई। इस बार सुनने में आया था कि हमारे गांव में तगड़ी ठंड पड़ने वाली है और साथ ही साथ बर्फ भी गिरेगी। मैं तो सोच कर बैठी थी कि इस बार हम सब बर्फ में खूब खेलेंगे, लेकिन देखो बर्फ तो कहाँ, यहाँ तो गर्मी रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम लोग साल में एक बार तो बर्फीली जगह पर जा पाते। न जाने हमारी किस्मत में बर्फीली जगह पर जाना लिखा है या नहीं। कनिका, शीतल, पूजा, पूनम, नीलम, आशा, शोभा, सुनीता, शिल्पा और आरती 10 की 10 बहुएं एक साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इन सबके पति गांव में ही बनी एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। थोड़े बहुत पैसों में ही पूरा परिवार अपना गुजारा चला रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से इन सब का हाल बेहाल था। सभी लोगों का बर्फीली जगह पर जाने का काफी समय से सपना था, लेकिन गरीबी के चलते उनका यह सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, लो मिठाई और जल्दी से अपना मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में? फैक्ट्री में बोनस मिला है क्या? अरे बोनस से बढ़कर एक चीज मिली है। तुम सबका सपना था ना कि हम लोग किसी बर्फीली जगह पर जाएं। हमारे फैक्ट्री मालिक ने गुलमर्ग में एक नई फैक्ट्री शुरू करी है और हम सभी मजदूरों को वहाँ भेज दिया है। सुना है वहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, बड़ा ही सुंदर नजारा होता है वहाँ। अब हम सब वहीं पर रहेंगे। आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब हम लोग बर्फीली जगह पर जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। हम तो बस ऐसी जगह पर घूमना चाहते थे, लेकिन भगवान ने तो हमें हमारे मांगने से ज्यादा ही दे दिया। अब जल्दी से सामान पैक करते हैं, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सभी बहुएं सारा जरूरी सामान पैक करती हैं और अगले दिन पूरा परिवार बस से गुलमर्ग पहुंच जाता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं, इतना सुंदर नजारा देखकर सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं। वहीं अब उन सबके पति रहने के लिए आसपास की जगह पर किराए के मकान ढूंढते हैं, लेकिन बर्फीली जगह पर होने की वजह से सारे मकान के किराए काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। अरे मैं तो परेशान हो चुका हूँ। कोई 10,000 किराया बता रहा है तो कोई 20,000। अरे ये बर्फीली जगह है, यहाँ तो हम लोग कहीं तंबू या तिरपाल लगाकर भी नहीं रह सकते। हम सबको बहुत ठंड लग रही है, हमें कहीं तो ले चलिए, वरना इस बर्फीली जगह में हम लोग बर्फ की तरह जम जाएंगे। शाम होने को आई थी, इसलिए अब वो एक ढाबे पर चले जाते हैं और सारी रात उसी ढाबे पर जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं। अगले दिन फिर से वो सभी सस्ता किराए का मकान ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन सबको मकान नहीं मिलता। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब लोग तो काम करके फैक्ट्री में सो जाएंगे, लेकिन इन सब का क्या होगा, कहाँ रखेंगे हम इन्हें। किराए पर सस्ता घर न मिल पाने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं बर्फीली पहाड़ पर सबकी हालत ठंड से खराब हो रही थी। तभी सभी बहू में से एक बहू कनिका ये नोटिस करती है कि उस बर्फीली जगह पर जितने भी घर बने हुए हैं वो सभी लकड़ी के घर हैं, जिसे देख कनिका को एक आइडिया आता है। हम लोगों को किराए पर मकान नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपने लिए मकान बना भी तो सकते हैं ना? क्या कहा तुमने? मकान बना सकते हैं? अरे किराए पर तो मकान खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी, मकान बनाने की बात कर रही हो। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हम लोग ईंट पत्थर सीमेंट का नहीं बल्कि लकड़ी का घर बनाएंगे। या आसपास सभी के लकड़ी के बने हुए घर हैं और लकड़ी तो हमें जंगलों से आसानी से मिल जाएगी। ऐसी जगह पर लकड़ी के घर ही ठीक रहते हैं। कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अब खुद ही अपना घर बनाना होगा, वरना हम सब तो इस बर्फ में जमकर मर जाएंगे। सभी लोग कनिका की बात से सहमत है, इसलिए उन सबके पति जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां काट कर लाते हैं।
वहीं उन सब की पत्नियां लकड़ी से एक घर बनाने लगती हैं। कुछ घंटे में उन सभी का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है और अब वो सब उस लकड़ी के घर के अंदर जाते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन सभी बहुओं ने जो बर्फ में रहने के सुहाने सपने देखे थे, अब वो सभी धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाले थे। बर्फीली पहाड़ी जगह पर इन सभी का रहना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। कितनी ठंड है। राशन और सब्जी लेने के लिए भी बर्फ की इतनी ऊंची चोटी से उतर कर जाना होगा। सुनीता जैसे ही सब्जी लेने के लिए बाहर बर्फ में निकलती है तो अचानक उसका पैर फिसलता है और बर्फ में गिर जाती है। मेरी कमर, मैं तो मर गई। इस बर्फीली पहाड़ी पर तो अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सुनीता अपनी कमर पकड़कर लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर जाती है। बर्फीली जगह पर रहने की वजह से ना ही तो इन लोगों को ठीक से खाना मिल पा रहा था और ना ही पीने के लिए पानी लेने के लिए शीतल और कनिका जैसे ही बर्फीली पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी अचानक कनिका की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश होने लगती है। शीतल बड़ी मुश्किल से कनिका को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। हम तो यहाँ आकर पछता रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है हम सबको यहाँ, लेकिन हम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। सही कह रही हो पूजा, हमारे पास इस बर्फीली पहाड़ी में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब यही हमारा ससुराल है, हमें खुद ही कोशिश करनी होगी और यहाँ पर रहने की आदत डालनी होगी। सभी बहुएं हिम्मत हारने की बजाय एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं। अरे शिल्पा, तुम ये लकड़ी के टुकड़ों को चाकू से खरोच क्यों रही हो? मैं इन लकड़ी के टुकड़ों को खरोच कर इन्हें हमारे जूते और चप्पलों के नीचे लगा दूंगी, जिससे जब हम बर्फ पर चलेंगे तो हम में से कोई भी नहीं फिसलेगा। शिल्पा उन लकड़ी के टुकड़ों को जूते के नीचे लगा देती है, जिसके बाद अब वो सब जैसे ही बर्फ पर चलते हैं तो किसी का भी पैर नहीं फिसलता। मैंने घर के बाहर की सारी बर्फ को इकट्ठा करके इन्हें चूल्हे पर पिघला दिया है और अब हमें पानी के लिए बार बार बर्फीली पहाड़ी के नीचे नहीं उतरना होगा। ये पानी पीने में भी काफी ताजा लग रहा है। चलो, कुछ तो परेशानी खत्म हुई हमारी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज उन सबके पति खाने के लिए सेब लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा मीठे होते हैं। सेब काफी ज्यादा मीठे थे ना? हाँ? बर्फीली जगह पर सेब की बड़ी ही डिमांड होती है। चलो, अब इस कूड़े को मैं बाहर फेंक आता हूँ। अरे अरे रुको, आप लोगों ने तो कहा था कि बर्फीली जगह पर सेबों की बड़ी डिमांड होती है, तो क्यों ना अब हम सब खेती करें, इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं। कुछ दिनों में सेब की खेती से उन सभी को काफी लाल लाल और मीठे मीठे सेब मिलते हैं, जिसे बेचकर अब सभी बहुएं काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे आप इन भीड़ की बच्ची को लेकर क्यों आए हैं? भला इनकी क्या जरूरत हमें? इनकी उनसे तुम लोग पहनने के लिए गर्म स्वेटर बना सकती हो। हमारे पास तो स्वेटर हैं, लेकिन तुम सब तो सब ठंड में ठिठुरती रहती हो। क्या बात है, आपके दिमाग में भी जुगाड़ आ गया? सभी बहू मिलकर उन दोनों भेड़ को पालती हैं और उन सबके पहनने के लिए सबके लिए गर्म स्वेटर और जैकेट बनाती हैं। इसी तरह के छोटे छोटे जुगाड़ और मेहनत से अब सभी बहुएं अपने पतियों के साथ उसी बर्फीली पहाड़ी जगह पर रहने लगी थी। बता, इतने बर्फीले पहाड़ी इलाके में ये लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। हर साल शहर से इसी तरह लोग आते हैं, और नहीं तो क्या। वैसे इनकी मस्ती में पहाड़ी इलाकों के लोगों की बड़ी कमाई होती है। एक 14 रुपए की मैगी भी ये लोग इन्हें 100 रुपए में देते हैं और ये आराम से खा भी लेते हैं। पूजा, तुम तो बेस्ट हो। अरे घर के काम के बाद हम लोगों के पास इतना वक्त बचता है तो हम लोग भी तो मैगी मोमोज जैसी चीजें बनाकर बेच सकते हैं। पहाड़ी इलाका है और सभी को ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती हैं। अरे हाँ, और इससे तो हम काफी पैसे भी कमा सकते हैं। जितने का सामान नहीं लेंगे उससे ज्यादा तो हम लोग पैसे ही कमा लेंगे। सभी बहुएं मिलकर अपने घर के बाहर एक टेबल लगाती हैं और उस पर मैगी मोमोज जैसी चीज बनाती हैं, और जो भी अब उस ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर घूमने के लिए आता है तो वो उनसे जरूर मैगी मोमोज लेकर खाता है। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट मैगी और 3 प्लेट पनीर मोमोज। जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोग पैसे कमा लेते हैं। मुझे तो लगा था कि बर्फीली पहाड़ी पर हम लोग ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, लेकिन अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले जो हमारे लिए परेशानी थी और वही हमारे लिए अब कमाई का जरिया बन गई है। समय गुजरता है और अब सभी बहू मिलकर काफी सारे पैसे जमा कर लेती हैं और अब उस छोटे से लकड़ी के घर को तोड़कर एक बड़ा सा घर बनाती हैं, जिसके अंदर 3 से 4 हीटर भी लगे हुए थे। और अब चाहे बाहर बर्फीली हवाएं चले या बर्फीली बारिश हो, इनका घर बिल्कुल गर्म रहता था। और इस तरह से 10 की 10 बहुएं अपनी बर्फीली पहाड़ी ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।
आपकी बातों से तो लगता है कि अच्छे ही लोग हैं। सही कहा, वो वकील साहब भी यही बोल रहे थे, बड़े अच्छे लोग हैं। हमारी लाडली ज्योति वहाँ बहुत खुश रहेगी, बिल्कुल समुद्र की रानी बनाकर रखेंगे वो उसे। माँ बाबा लीजिए चाय। क्या बात है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तेरे बाबा तेरे लिए रिश्ता बता रहे थे। हाँ दीदी, बाबा के साथ ना मैं भी वकील साहब के घर ही था जब ये सब बात हुई थी। पता है, आपके लिए समुद्र में से रिश्ता आया है। सुना है आपके लिए रिश्ता भेजने वाले समुद्र के पास रहते हैं। अरे वाह, समुद्र के पास, ठंडी ठंडी हवा, ऐसे में सनसेट में तो हमेशा से ये नजारा देखना चाहती थी मैं। माँ बाबा, तो आपने उन्हें क्या जवाब दिया? क्या जवाब देते, हमें तो लड़का पसंद आ गया है। अब तो बस हम अपनी गुड़िया रानी को विदा करने की तैयारी करेंगे। किशोर की बात सुनकर ज्योति इमोशनल हो गई। ज्योति का परिवार गरीब था और जिस जगह से उसके लिए रिश्ता आया था वो लोग वहां से काफी दूर रहते थे। इसलिए ज्योति के परिवार वाले एक बार भी आंखों से जाकर अपनी बेटी का होने वाला ससुराल नहीं देख पाए। देखते ही देखते दिन गुजर गए और ज्योति की शादी का दिन आ गया, जहां घर से लाडली बेटी की विदाई हो रही थी। माँ बाबा, मैं आप लोगों को बहुत याद करूंगी। सदा खुश रहना दीदी, हम लोग भी आपके समुद्र के घर में जरूर आएंगे। आखिरी बार अपने परिवार से विदाई लेकर ज्योति अपने ससुराल आ गई। उसने अपने ससुराल के बहुत से ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। गाड़ी चलते चलते एक समुद्र के किनारे पर रुक गई, जहाँ एक बड़ा सा होटल बना हुआ था। अरे वाह, कितना अच्छा और बड़ा घर है। क्या ये आपका है? क्या कहा भाभी, ये घर नहीं होटल है। जानती है, यहाँ की एक दिन रहने की बुकिंग ही 16,000 रुपए है। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर तो आगे है। विनीता ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पानी में एक छोटी सी किश्ती तैरते हुए आई। चलिए भाभी चलते हैं, इस किश्ती से ही हम अपने घर जा पाएंगे। ज्योति के कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो किश्ती में बैठ गई और कश्ती उन्हें आगे पानी में चलते हुए एक टापू पर लेकर पहुंची। वो टापू बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन समुद्र में था। पूरा टापू एक घने जंगल जैसा था, जो सुंदर नहीं काफी डरावना लग रहा था। और वहां पर ज्योति का ससुराल था, जो बस एक घर के नाम पर लकड़ी की छोटी सी कमजोर सी कुटिया थी। ये मेरा ससुराल है? मैंने तो क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल बंजर सी जगह है। समुद्र के बीचों बीच में तो आदिवासियों में ब्याह गई हूँ मैं। कहाँ खो गई बहू, अंदर आ मेरी बच्ची। जी। ज्योति को वो जगह नाम को भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन न चाहते हुए भी अब उसे वहां गुजारा करना पड़ता, क्योंकि वो उस घर की बहू बन चुकी थी। ज्योति ने खामोशी से अपने गृह प्रवेश की रस्म कर ली और फिर वो खामोशी से ही अपने कमरे में चली गई, जो काफी छोटा सा लकड़ियों का ही बना हुआ था। अभी वो बैठी हुई थी कि तभी उसके कमरे में उसकी नंद आई। ये लो भाभी, कुछ खा पी लो, आप तो भूखी होंगी ना, माँ ने भिजवाया है। क्या बात है भाभी, आप कुछ उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही थी। घर की याद? भाभी, ये भी आपका घर ही है। जानती हो, लखन भाई की शादी की खबर सुनकर पूरे टापू के लोग खुश हो गए थे। आप सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे टापू की बहू और बेटी हो भाभी। सही कहा, इस उजाड़ जगह की, जहाँ मुझे अपनी बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ज्योति ने इतनी कड़वी सी बात बोल दी, लेकिन सुनीता या विनीता ने उसे कोई कड़वा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उसे समझाते हुए बोली, भाभी, हम जानते हैं ये जगह आपको अपने मायके के आगे उजाड़ लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, घर, जगह, हर चीज में खूबसूरती प्यार और रिश्तों से बनती है। ये सब तो बस इंसान की जरूरत है। आप देखना, यहाँ रहकर आपको समझ आएगा कि प्यार से रिश्ते किस तरह बनते हैं और कैसे खंडरों में बहारें आती हैं। सुनीता ऐसे बोलकर आ गई। ज्योति का मूड खराब ही था। उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन उसने घर के हर काम को गुस्से से ही किया। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई थी, जहां उसे बाहर आकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। चल पिचा, क्यों मेरा पागल बना दिया है? अरे बहुत ज्यादा गुस्सा ना कर, आजा मैं तुझे चूल्हा जलाना बताती हूँ। आप कौन है? मैं यही इस टापू पर रहने वाली हूँ, तुम पड़ोसन बुला सकती हो। देखो, ये टापू की लकड़ी है, ये ऐसे नहीं जलेगी, इसमें हल्की हल्की फूंक मारी जाती है। और ये जल गई? जल गई। पता नहीं मुझे ही क्यों इस टापू पर फंसना था। बेटा, ये जगह कोई कैद नहीं है, लेकिन हाँ, जिंदगी का हर मोड़ कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाता है। मैं चलती हूँ। ज्योति ऐसे ही उस टापू को कुछ भी बोल देती थी, लेकिन कभी भी कोई उसे पलटकर जवाब नहीं देता था। ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 महीना होने को आया था। ज्योति को वहां हर काम करने में दिक्कत होती थी।
जैसे वो बर्तन धोती तो उसके बर्तन पानी में बह जाते, कपड़े धोती तो मछलियों का डर लगा रहता, और साथ ही जब वो कपड़े सुखाती तो टापू के बंदर उसे परेशान करते थे। छोड़ दे बंदर, मेरी नई साड़ी है। अरे अरे बहू, ले जाने दे इस बदमाश को। यहाँ के बंदरों से पंगा मत लेना बहू, बहुत खराब है। तू अंदर आ। हाँ, ऐसी ही जगह ससुराल मिलने को था मुझे, जहाँ इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं है। कर ले, तू गुस्सा कर ले, वैसे भी तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन बहू हम सभी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे यहाँ के जंगली जानवरों से पंखे मत लिया कर, मुझे डर लगता है। एक साड़ी के लिए तू बंदर से लड़ रही थी, अगर वो तुझे कुछ कर देता तो मैं खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाती। ज्योति के इतना कड़वा बोलने पर भी उसकी सास को उसी की चिंता थी। ये बात ज्योति को आज महसूस हुई। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो गलत कर रही थी, और आगे से उसने फिर कभी ऐसे न करने की कसम खाई। उसने सभी से माफी मांगने का भी एक प्लान बनाया। आज शाम तो मैं सभी की पसंद का खाना बनाऊंगी और सभी से माफी भी मांगूंगी। ज्योति ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उसने सभी को उनकी पसंद का खाना बना कर दिया। भाई क्या बात है, आज तो खाना कुछ अलग अलग सा लग रहा है। जी पापा, आज मैंने सभी की मनपसंद चीजें बनाई हैं। वो मुझे आप सबसे कुछ कहना था। माँ, बाबा और बाकी सब, माना कि मैंने पहले रूखा बर्ताव किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ जगह वो अच्छी नहीं होती जहाँ घर अच्छा हो। जगह वो अच्छी होती है जहाँ लोग अच्छे हों, जहाँ दिल लग जाए। उस जगह का नाम घर है, फिर चाहे वो आसमान की चादर और जमीन का बिस्तर ही क्यों ना हो। क्या बात है बहू रानी, लगता है दिल लगना शुरू हो गया है। चलो अच्छी बात है। मैं जानती थी कि मेरी बहू एक दिन हमारे प्यार को भी समझ ही जाएगी। बहू अब तू ज्यादा मत सोच, आजा सभी के साथ बैठकर खाना खा ले। शांति ने ज्योति को अपने पास बिठाया और उसे खाना खिलाया। आज के दिन सभी बहुत ज्यादा खुश थे। ज्योति खाना खाकर अपने घर वालों से बोली, माँ बाबा, मैंने इस जगह को तो अपना लिया है, लेकिन मैं इस घर में अपने हिसाब से थोड़े बदलाव करना चाहती हूँ। बहुत वक्त हो गया इस खंडर सी कुटिया में रहते हुए। अगर आपकी इजाजत हो तो इस टाबू को ही घास और लकड़ी की मदद से क्या हम इसी घर को सजाएं? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस घर को सजाएंगे किस तरह? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। लखन जी और राहुल जी, आप दोनों को यहाँ से लकड़ी लेकर थोड़ा सा फर्नीचर बनाना होगा। ज्योति ने सभी को उनका काम समझा दिया। सभी उसकी बात सुनकर उत्सुक हो उठे और अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। ज्योति ने सभी को गाइड किया और उन्होंने लकड़ी से अपनी कुटिया को और मजबूत किया, जिस पर ज्योति ने घास लगाई। लखन और राहुल ने भी लकड़ी से फर्नीचर बनाया, जिसको ज्योति ने घास से ही सजाया, और लगभग 4 दिनों के अंदर उनका घास का घर, घास का फर्नीचर और छोटा सा घर के बाहर घास का यॉट तैयार हो गया, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। अरे वाह, अति उत्तम। बहू दोनों तो इस बंजर टापू को जिंदगी देती है। शुक्रिया। अगर तू बुरा न माने तो क्या हम भी अपने घरों को ऐसे ही सजा लें? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आप भी अपने घरों को सजाइए, फिर सिर्फ हमारा ही नहीं, ये टापू भी रंगीन हो जाएगा। शांति की बात सुनकर वो औरत भी खुश हो गई और टापू पर जितने भी घर थे उन सभी को उनमें रहने वालों ने ऐसे ही घास से सजा दिया। वो टापू देखने से इतने ज्यादा सुंदर लग रहा था जैसे कि वो किसी परी की दुनिया हो, और टापू में बदलाव आते ही वो मशहूर भी हो गया। अब लोग जहाजों से उसे देखने के लिए आते थे, और साथ ही उससे भी ये फायदा हुआ कि जो भी लोग टापू पर रहते थे उन्हें रोजगार मिल गया। और एक रोज ज्योति के घर वाले उससे मिलने आए। आइए आइए समधन जी। हाय हाय, नजर न लगे मेरी बच्ची के घर को। ये तो उससे भी अच्छी जगह है जो हमने सोची थी। ज्योति बेटा, तेरा ससुराल तो समुद्र में घास का ससुराल है। शुक्रिया माँ, सारी रौनक आपकी फुलवारी से ही हुई है समधन जी। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराने लगी। कल तक जो टापू बंजर था, अब वहां हर वक्त रौनक रहती थी। वहां के लोग अच्छे खाते पीते और पहनते थे, और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।